हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 1 शुरू कर रहे हैं स्थिर विद्युतिकी, जिसमें पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहली जो यूनिट है वो है स्थिर विद्युतिकी। यहाँ स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत हम अगर विद्युतिकी शब्द को समझने जाए तो विद्युतिकी शब्द जो है वो अगर परिभाषित करना है तो हम कहेंगे आवेश तथा आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का अध्ययन। आवेश तथा आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है वैद्युतिकी। अब वैद्युतिकी में आवेश किस तरह का है उसके ऊपर उसको दो भागों में बांटा गया है। अगर आवेश आपका स्थिर है तो वो कहलाएगी स्थिर वैद्युतिकी, और वही अगर आवेश गतिशील है तो वो कहलाएगी गतिक वैद्युतिकी। तो इसको डिफाइन हम सेम तरीके से कर सकते हैं। स्थिर आवेश तथा आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया, सेम लाइन जोड़ेंगे। स्थिर आवेश तथा इन आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी। यही चीज अगर हम गतिक वैद्युतिकी की बात करें तो गतिशील आवेश तथा इनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाएगी, गतिक वैद्युतिकी। अब हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जाए तो सबसे पहले हम शुरू, इसका जो लेसन नंबर 1 है वो है हमारा इसमें विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा पहला लेसन है इस स्थिर विद्युतिकी यूनिट का, उसमें विद्युत क्षेत्र इस लेसन में जो हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो एक तो आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार और उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो हम कूलाम्ब बल के बारे में पढ़ेंगे। कूलाम्ब बल कैसे लगता है, इसका सदिश निरूपण कैसे होता है, किसी विभिन्न आवेशों के लिए कूलाम्ब बल किस तरह से लगेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो हम मुख्य पार्ट इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसी आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वही विद्युत क्षेत्र है, तो इसके बारे में अलग अलग फील्ड किस तरह से उत्पन्न होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 4 पर पढ़ेंगे हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इस लेसन के ये मुख्य जो 4 पॉइंट है इनके बारे में अपन इस लेसन नंबर 1 में पढ़ेंगे, आवेश, कूलाम्ब बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बारे में। सबसे पहले हम अगर स्थिर वैद्युतिकी की बात करें तो इसके अनुप्रयोगों की बात करना जरूरी होगा कि वहाँ इस स्थिर वैद्युतिकी का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो हम अनुप्रयोग करते हैं वो एक है फोटोस्टेट मशीन में। जो फोटोस्टेट मशीन, फोटोकॉपी निकालने की जो मशीन है उसमें जो टेक्नोलॉजी काम आ रही है फिजिक्स की वो है स्थिर वैद्युतिकी। इसके अलावा दूसरा है कंप्यूटर प्रिंटर में जो प्रिंट देते हैं उसमें भी स्थिर वैद्युतिकी का ही उपयोग हो रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी में, स्टैटिक मेमोरी, ये इसके अनुप्रयोग है जहाँ जहाँ इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा सीस्मोग्राफी जो भूकंप लेखी जो है, भूकंप मापने की जो यंत्र है उसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। अपने इन 4 चीज़ों में इस स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग हो रहा है। तो इसके बाद में हम सबसे पहले शुरुआत हम आवेश से कर रहे हैं। अब आवेश किस रूप में देखो, आवेश क्या होता है। नॉर्मली आवेश को हम इंग्लिश में कहें तो चार्ज। आवेश का जो सिंबल है वो है स्मॉल q द्वारा दर्शाते हैं या कैपिटल Q द्वारा दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, आवेश क्या है, स्मॉल q द्वारा या कैपिटल Q द्वारा। सबसे पहले आवेश की जो संकल्पना दी गई वो वैज्ञानिक, जिस वैज्ञानिक ने दी वो वैज्ञानिक का नाम था थेल्स, और ये ग्रीक था,
यानी ग्रीस का रहने वाला था। और सबसे पहले उस आवेश के बारे में संकल्पना किस तरह से हुई तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। तो अंबर के टुकड़े को या अंबर की छड़ को अगर ऊन के कपड़े पर रगड़ा जाए, अंबर की छड़ और ऊन का कपड़ा, सबसे पहले इसने यही से आवेश जनरेट किया। और इस तरह से अंबर की छड़ को जब ऊन के कपड़े पर रगड़ा गया तो अंबर की छड़ को हल्की वस्तुओं के पास में ले जाया गया, जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो या भूसे हो, तो उसके पास में ले जाने पर वो छोटे छोटे जो टुकड़े थे कागज के या भूसा था वो उसके आकर्षित होने लगा। तो इस आधार पर उसने एक निकाला, संकल्पना दी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है, और वो जो चेंज आया है वो किस कारण से आया है, तो आवेश के कारण आया। अब वहाँ पे आवेश जो शब्द बना है या वैद्युतिकी जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो इस अंबर से ही हुई है। अंबर जो शब्द है उसको ग्रीक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही अंबर बोलते हैं ग्रीक्स में, और उस इलेक्ट्रॉन से वो बनी है अपने वैद्युतिकी या इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रॉन से क्या बन गई है, वैद्युतिकी, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये वैद्युतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो ये प्रक्रिया हुई है, अंबर को ऊन के कपड़े पर रगड़ा गया है, घर्षण दिया गया है, और इसके कारण जो विद्युत उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं घर्षण विद्युत प्रभाव। इसको क्या कहेंगे हम, घर्षण विद्युत प्रभाव। तो इस तरह से ये जो घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न हुई है उसको कहेंगे हम घर्षण विद्युत प्रभाव। अब इसके बाद में हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हम आवेश की संकल्पना की बात करें। तो आवेश क्या है, तो आवेश की संकल्पना की अगर बात करने जाए तो सबसे पहले हम आवेश को परिभाषित करने जाए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आवेश क्या है, तो आवेश किसी पदार्थ का एक गुणधर्म है, एक लाक्षणिक गुणधर्म है। इसको हम ये कह सकते हो लाक्षणिक गुणधर्म, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका एक लक्षण मात्र है। किसी वस्तु का वह लाक्षणिक गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इस गुणधर्म के कारण वह आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दिखाता है। किसी वस्तु का वह लाक्षणिक गुणधर्म जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को या अन्य आवेशित वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वो आवेश कहलाता है। अब हम एक दूसरी परिभाषा भी दे सकते हो कि आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। यानी अगर आवेश कहीं पड़ा हुआ है या गतिशील भी है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश स्थिर है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर वही आवेश गतिशील है, ये स्थिर आवेश जो है वो हमेशा केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और अगर वही आवेश गतिशील है, आवेश अगर गतिशील है तो वो विद्युत एवं चुंबकीय दोनों तरह के क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम आवेश की अगर आगे बात करें तो यह एक अदिश राशि है। इसका दूसरा गुणधर्म क्या है, अदिश राशि। ये सारे गुणधर्म मैं बता रहा हूँ। आवेश क्या है, अदिश राशि। जैसे इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए इसको अदिश कहते हैं। इसके बाद में हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके जो प्रकार है वो दो है, वो है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। सबसे पहले इसके जो प्रकार बताए गए थे वो फ्रैंकलिन द्वारा बताए गए। अब धनावेश कौन होगा और ऋणावेश कौन सा होगा। सामान्य रूप में कोई भी वस्तु होता है या कोई भी वस्तु होती है वो विद्युत उदासीन होती है। जैसे इसमें अब अगर बात करें तो कोई भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन मूल कण होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे छोटी क्लास में तुम लोगों ने पढ़ रखा है। हम बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन का इसमें कोई योगदान नहीं होता आवेश में। तुम जानते हो कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, यानी न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जैसे -10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन पर भी जो आवेश होता है वो धनावेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल होता है। केवल फर्क ये रहता है कि एक धनावेश होता है और एक
ऋण आवेश होता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण वो क्या है, न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन है। जैसे मैं इसको P के द्वारा दर्शाता हूँ, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, इसके कारण वो क्या है, विद्युत उदासीन है। अब हम इसको जैसे ही हम किसी वस्तु से रगड़ते हैं, किसी वस्तु से घिसा जाता है, तो हो सकता है कि जैसे हम किसी कपड़े से या वस्तु से रगड़ा जाए तो घर्षण दिया जाए, तो इसमें से हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो गए। जैसे मैं इसको भी एक आकार दे देता हूँ, जैसे इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, और जैसे इसको रगड़ा गया, घर्षण किया गया, तो घर्षण करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इसमें चले गए। तो अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के इधर गए, तो इसको मैं ए और बी नाम से दे देता हूँ। जैसे ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होकर के चले गए, तो अब यहाँ पर तो आपके मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर तो कितने रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रोटॉन एक तो बाहरी कण है और एक नाभिक के अंदर होता है, इसलिए वो अपने स्थान नहीं छोड़ता है। यानी आवेश के लिए जिम्मेदार केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन का कोई उसमें रोल नहीं है। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन खिसक करके इधर गए, तो इधर तो ए में तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 8, और बी में जो इलेक्ट्रॉन हो गए बढ़ करके 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, तो 10 प्रोटॉन इधर भी है और 10 प्रोटॉन इधर भी है। तो अब जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उस पर तो आएगा ऋण आवेश, सॉरी, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उस पर आएगा धनावेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है उसमें आएगा ऋणावेश। तो इस तरह से एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। तो इस तरह से इसमें आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो गया। इसके बाद में हम अगर बात करें तो आवेश पे किस तरह का इंट्रैक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आकर्षण और दूसरी बात करते हैं प्रतिकर्षण। ये 2 विशेष गुणधर्म आवेश के। अगर समान आवेश है तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा, यानी समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण दिखाएगा। और आकर्षण कब दिखाएगा, जब विपरीत आवेश है, यानी विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी प्लस के पास में माइनस ले जाए तो उसमें के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। यानी आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा, तो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश तो आकर्षण। इसके बाद में हम बात करें आवेश के कुछ और गुणधर्मों की, तो आवेश का जो मात्रक होगा, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसमें 2 है। एक तो एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक है वो है कूलाम, और एक सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक है वो है स्टेट कूलाम, जिसको ESU द्वारा भी दर्शाते हैं। कूलाम को अपन C द्वारा लेंगे, कैपिटल C, और ये ESU। अब कूलाम और स्टेट कूलाम को अगर संबंध दर्शाना है तो एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यूनिट, इसके फुल फॉर्म ये है। एक ये इसका मात्रक हो जाएगा। फिर इसकी अगर हम बीमा की बात करें, बीमा की अगर बात की जाए तो हम धारा की परिभाषा तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी छोटी क्लासों में। I बराबर होता है Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। हमें चाहिए आवेश की बीमा, तो Q बराबर I × T। I का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर × सेकंड, यानी AS, ये भी इसका मात्रक अपन ले सकते हैं। अब हमें तो चाहिए बीमा, तो बीमा के लिए हम बात करें तो A एम्पियर के लिए शब्द है, SI में 7 मूल मात्रक लिए जाते हैं जिसमें एम्पियर भी होता है, इसलिए A1, और समय के लिए होता है T1। तो इस तरह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएं तो A1 T1 इसकी बीमा हो जाएगी, किसकी, आवेश के लिए। तो ये इसकी कुछ मूलभूत बातें थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आवेश के संदर्भ में आगे। तो किसी वस्तु को आवेशित करना है तो इसके लिए आवेशन की जो प्रक्रिया है, किसी वस्तु का आवेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो किसी वस्तु को आवेशन हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन।
घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा जो तरीका है इसका है प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरा जो तरीका है वो है हमारे पास में संपर्क द्वारा आवेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। अभी अपन ने जो प्रयोग किया था, जो थेल्स ने प्रयोग बताया था अंबर वाला, अंबर को अगर उनके कपड़े पर रगड़ा जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार का गुणधर्म आ जाता है जिसके कारण वो हल्की वस्तुओं को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। और वो किस कारण से आया था, आवेश उसमें उत्पन्न होने के कारण आया। अब वो आवेश किस तरह से उत्पन्न होता है, तो इसके लिए इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो दो तरीके से है। एक तो उसने लिया है, सबसे पहला जो प्रयोग किया है वो कांच की छड़, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पे धनावेश उत्पन्न होता है और रेशम के कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। अब कांच की छड़ धनावेशित हुई है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हुई है। तो अभी मैंने तुम्हें किस तरह से सामान्य स्थिति में प्रत्येक वस्तु विद्युत उदासीन होती है, क्योंकि उसका परमाणु में, उसके प्रत्येक वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। लेकिन जैसे ही उसको रगड़ा जाता है तो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है घर्षण के कारण। और वो ऊष्मीय ऊर्जा जैसी मिलती है तो जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर जाते हैं, ट्रांसफर कर जाते हैं। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है वहाँ पे धनावेश उत्पन्न होता है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, ऋणावेश। तो यहाँ पर कांच की छड़ धनावेशित हो रही है और रेशम का कपड़ा क्या हो रहा है, ऋणावेशित हो रही है। तो इस तरह से हम आगे बढ़े तो यहाँ पर कांच की छड़, पहली छड़ को लिया, उसको अपन ने रगड़ करके धनावेशित कर दिया, फिर दूसरी छड़ को लिया, कांच की छड़ को, उसी रेशम के कपड़े पर वापस रगड़ा तो वो भी धनावेशित हुई। तो यहाँ पर हम उसका सत्यापन कैसे करें कि वो वास्तव में धनावेशित हुई है कि नहीं हुई, ये देखना है। तो इसके लिए हम दो छड़ लेनी पड़ेगी, एक बार पहले कर दो, फिर दूसरी बार दूसरी छड़ को कर दो। जैसे इनको अपन पास में ला करके स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर प्रतिकर्षण होता है तो हम समझ जाएंगे कि इन दोनों ही छड़ों पर समान आवेश है और वो क्या है, धनावेश है। इसी तरह से जो दूसरा है, दूसरा जो प्रयोग है वो है अंबर की छड़, जैसा कि अपन ने पढ़ा है, और ऊन का कपड़ा या बिल्ली की खाल भी रह सकते हो, ऊन का कपड़ा। अब अंबर की छड़ को ऊन के कपड़े पर रगड़ा जाए तो हम देखते हैं कि अंबर की जो छड़ है वो ऋणावेशित होती है और अंबर का जो कपड़ा है वो धनावेशित हो जाता है। अब इसकी भी प्रायोगिक व्यवस्था के लिए हमें दो छड़ लेनी पड़ेगी, दो बार इसको रगड़ना पड़ेगा ऊन के कपड़े पर। दोनों ही अंबर की छड़ को लेंगे तो दोनों ही बार वो समान रूप से ऋणावेशित होगी और दोनों ही बार समान रूप से ऋणावेशित होगी और इनको पास में लाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से कांच की छड़ भी प्रतिकर्षित होगी लेकिन वहाँ पर धनावेश उत्पन्न होने के कारण समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण। अंबर की छड़ भी प्रतिकर्षित होगी लेकिन वहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न होने के कारण और समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण। लेकिन अब एक बार हम जो कांच की छड़ की थी वो ले आए और एक अंबर की छड़ को लेकर आए, दोनों को अब इनको पास में लाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, तो ये कांच की छड़ है प्लस जिस पे आ रहा है और ये अंबर की छड़ है इस पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो अब इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। यहाँ पे आपके क्या आएगा, आकर्षण। अब ये आकर्षण क्यों हुआ, क्योंकि धन और ऋण विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये कि इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है, ये घर्षण द्वारा आवेशन है। किसके द्वारा आवेशन है, घर्षण द्वारा। और आवेश के द्वारा हमेशा आवेश के लिए जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, प्रोटॉन कभी अपना स्थान नहीं छोड़ता है। तो आवेश के उत्पन्न होने का जो कारण है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में हम दूसरी स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम संपर्क द्वारा आवेशन कर लेते हैं, ये पहले हम पढ़ते हैं फिर प्रेरण द्वारा जाते हैं। इसको हम संपर्क द्वारा आवेशन को हम चालन द्वारा आवेशन भी कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, एक वस्तु पहले से आवेशित होती है और दूसरी वस्तु अनावेशित होती है। अब इसमें स्टेप 3 लेते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अब सबसे पहले स्टेप में हम आवेशित वस्तु है, जैसे ये मान लीजिए ये कुचालक स्टैंड पर रख दी, इसमें मान लीजिए जैसे अपने पास में 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 धनावेश है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसके
अब पहले एक अनावेशित वस्तु लेते हैं जो इससे कुछ दूरी पर खड़ी है, रखी गई है। ये आवेशित है और ये अनावेशित है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को टच करना है, संपर्क में लाना है। जैसे ही हम संपर्क में लाएंगे तो संपर्क में लाते ही यहाँ पर क्या होगा, जो संपर्क बिंदु है वहाँ से यहाँ जो अनावेशित वस्तु है, क्योंकि ये धन आवेशित है और ये अनावेशित वस्तु है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से खींचेगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच करके इसमें जाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ताकि इन दोनों का आवेश क्या हो जाए, समान हो जाए। तो ये 4 धनावेशित थे, तो ये अब इस पर 2 रह जाएंगे और 2 इस पर चले जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेगी ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रल। अब जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस पर 2 धनावेश रह जाएंगे और 2 इस पर धनावेश रह जाएंगे। अब ये आपका क्या हुआ है, संपर्क, इसीलिए इसको कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। अब इसके बाद में तीसरा जो स्टेप है, इसमें हम इसको वापस अलग अलग कर देंगे। जैसे ही हम अलग अलग करेंगे तो इन दोनों पर ये 2 धनावेश रह जाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों ही वस्तु आवेशित हो गई और इस तरह से समान मात्रा में आवेश बढ़ गया। 2 प्लस इस पे आ गए, 2 प्लस इस पे आ गए। तो इस प्रक्रिया द्वारा इसमें धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं। और हम पूरी तरह से दोनों ही वस्तुएं अनावेशित तो हो रही थी, घर्षण की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों ही वस्तुएं शुरुआत में अनावेशित थी। जैसे ही अपन ने दोनों वस्तुओं को रगड़ा तो एक वस्तु पे धनावेश आ गया और दूसरी वस्तु पे क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। लेकिन संपर्क में वही आवेश आएगा जिसकी वो पहली वस्तु आवेशित है, और अनावेशित वस्तु पर आवेश जाएगा लेकिन उसी प्रकृति का जाएगा जो पहली वस्तु पे जो आवेश था। चाहे धनावेश होगा तो धनावेश जाएगा और ऋणावेश होगा तो ऋणावेश होगा। और एक विशेष बात, वो जो आवेश था वो समान मात्रा में बढ़ जाएगा। यानी 10 है तो 5 इस पर रहेंगे, 5 उस पर चला जाएगा। 4 है तो 2 इस पर रह गए और 2 उस पर चला गया। इसके बाद में हम तीसरे जो प्रक्रिया की बात करते हैं वो प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन की अगर बात करें तो प्रेरण में जो विशेष रूप से बात होती है उसमें हम टच नहीं करना है, बिना टच किए भी हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। उसी कारण से इसका नाम क्या है, प्रेरण। अब जैसे इसमें देखो, इसमें भी 4 स्टेप ले सकते हैं हम। एक कुचालक स्टैंड पर एक अनावेशित गोला लगा रखा है, यहाँ पर ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो अनावेशित गोला है इसके टच किए बिना कुछ दूरी पर एक चालक छड़ लानी है। जैसे ये मैंने चालक छड़ लाई, ऋणावेशित चालक छड़, ये आपकी चालक छड़ है और कैसी है, ऋणावेशित है। अब ये अभी अनावेशित था, अब अनावेशित के पास में ला करके रख दिया, टच नहीं करना है, बिना टच किए कुछ दूरी पर ला करके रख दिया, तो इसमें प्रेरण उत्पन्न होगा। और प्रेरण उत्पन्न होने के कारण इसमें जो धनावेश होगा और ऋणावेश होगा वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। जो धनावेश होगा वो उस ऋणावेशित छड़ की तरफ आकर्षित होगा और इस तरह से इसमें ये इस तरफ आ जाएगा, और जो ऋणावेश होगा वो पिछले भाग में चला जाएगा। तो इस तरह से 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब हमें तीसरा स्टेप में क्या करना है, इसको जो हमारी अनावेशित गोला था जिसमें ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ अपनी छड़ थी माइनस वाली, और अब इसको क्या करना है, ग्राउंड करना है। जैसे ही हम ग्राउंड करेंगे तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में अनंत आवेश है, और अनंत आवेश होने के कारण जो संपूर्ण इलेक्ट्रॉन यहाँ के होंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। और जमीन के अंदर जैसे ही चले जाएंगे तो इस जो चालक गोला है आपका, उस पर ये 4th स्टेप में केवल और केवल अब इस छड़ को हटा देंगे और ये ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन सारे ग्राउंड में चले गए, तो अब इस पर क्या रहेगा, केवल और केवल धनावेश रह जाएगा। तो इस तरह से शुरुआत में अनावेशित था और अंत में क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो इस तरह से हम विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। जो आवेशित छड़ उसके संपर्क में यानी प्रेरण के लिए ला रहे हैं पास में, उसके विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पे ये जो ऋणावेशित छड़ थी तो इसके कारण वो गोला क्या हो गया, धनावेशित हो गया। अगर हम यही धनावेशित छड़ लाते तो इस गोले पर क्या उत्पन्न होता, ऋणावेश उत्पन्न होता। तो इस तरह से हम विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी उसको कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो ये 4 स्टेप है इसके। तो हम किसी भी अनावेशित वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है संपर्क द्वारा और तीसरा है प्रेरण द्वारा। तो हम आगे बाद में पढ़ते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।